हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय अंग्रेजों के जमाने में कनखल के क्षेत्र में मांस मदिरा बिकता था, शराब बिकता था, तो उस समय आवाज उठाई कि ये कुंभ का क्षेत्र है, ये हरि का क्षेत्र है, यहां पर ये मांस और मदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। हमारे दादा गुरु और दूसरे साधु संतों ने ये मांग उठाई और आज भी हरिद्वार की हरि की पैड़ी के क्षेत्र में मांस मदिरा की एक भी दुकान नहीं है। जो पुराना हरिद्वार जिसको बोला जाता था, ज्वालापुर में है, रायवाला में है, लेकिन हरिद्वार में नहीं है, हर की पैड़ी के पास। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय जब हरिद्वार में कोई सार्वजनिक संस्था नहीं थी, उस समय सबसे पहले हरिद्वार में लाइब्रेरी और वाचनालय खोलने का काम किया था। हमारे दादा गुरु ने उस समय हरिद्वार में जब कोई अंग्रेजों ने गुरुकुल नष्ट कर दिए थे और कोई विद्यालय नहीं था, तो उस समय हमारे दादा गुरु ने पंचपुरी के क्षेत्र में अपने खर्चे पर बहुत से शिक्षकों को, आचार्यों को नियुक्त करके बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे कक्षा लगाने का, विद्यालय चलाने का काम हमारे दादा गुरु ने किया। और रास बिहारी बोस ने जब क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली दरबार में लॉर्ड हॉर्डिंग के हाथी के ऊपर जब बम फेंका था, तो उस समय अंग्रेजों की पूरी पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी। आप में से जो बंगाल से आए हैं उन्होंने रास बिहारी बोस का नाम सुना होगा। रास बिहारी बोस, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस रास बिहारी बोस के पीछे पूरी अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई थी। और उनके ऊपर उस समय, यह हमारी संत दर्शन पुस्तक में लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। संत दर्शन पुस्तक के अंदर नीचे आपको मिल जाएगी, पुस्तकों के ऊपर आप जरूर जाइएगा, और वो बहुत अच्छी भाषा शैली में लिखी हुई पुस्तक है, आप जरूर पढ़िएगा, आपको उस समय के हरिद्वार के दर्शन होंगे। उसमें लिखा है कि रास बिहारी बोस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। और जब रास बिहारी बोस ने कहा कि मुझे छुपना है, अंग्रेजों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम घबराओगे तो नहीं, तो हमारे दादा गुरु ने उस समय रास बिहारी बोस को शरण देने का काम किया था। कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था। रास बिहारी बोस की तो छोड़ दीजिए, उस समय ऐसी हालात थी कि रास बिहारी बोस की लिखी हुई चिट्ठी किसी के घर मिल जाए तो उसको उठाकर फांसी के फंदे पर लटका देते थे। ऐसे हालात में हमारे दादा गुरु ने क्रांति का काम किया। तो इसमें अभी भी तहखाना है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको चर्चा की, डिटेल के अंदर आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो हमारे जो ट्रस्ट है, जो क्रांति की भावना है, जो विद्रोह की भावना है, हर गलत चीज के ऊपर आवाज उठाने की भावना है, कि पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बीमारियों के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बाद विदेशी कंपनियों का, काले धन का, भ्रष्टाचार का, अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ पूज्य स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं। और जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद नया जो मानवता के सामने कोई संकट है तो उसके खिलाफ पूज्य स्वामी जी महाराज संघर्ष करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि जब तक श्वास है, अंतिम श्वास तक अपने करोड़ों देशवासियों की सेवा के लिए मुझे काम करना है, एक पल के लिए भी विराम नहीं लेना। अभी तो पूज्य स्वामी जी महाराज के बहुत से शिष्य हैं, आप देखते हैं पूज्य दीदी कितना अच्छा आध्यात्मिक प्रवचन से लेकर कितना अच्छा ज्ञान देती हैं, और ऐसे 500 से अधिक योग्य शिष्य पूज्य स्वामी जी महाराज के अभी तैयार हैं। लेकिन वो होते हुए भी पूज्य स्वामी जी महाराज रोज सुबह 4 बजे उठकर मंच के ऊपर होते हैं या नहीं होते? 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठकर पहले 1 घंटा साधना करते हैं, उसके बाद अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाते हैं। रोज जब भी हरिद्वार में होते हैं, कभी दुबई चले गए, मुंबई चले गए तो वहां कई बार गौशाला नहीं होती, अपने हाथ से गौ माता को रोटी खिलाना, और अगर गौ माता ने गोबर किया हुआ है तो उस गोबर को अपने हाथ से उठाना, उसके बाद दौड़ते हुए मंच के ऊपर आना, मंच के ऊपर लगातार 3 घंटे बोलना, इंडिया टीवी का कार्यक्रम करना, 3 घंटे लगातार बोलना, योग करना, योग करवाना, और रोज कई बार पसीने से नहाना, ये करना। और ये करने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद 9 बजे पूरे संस्थानों को देखना, एक एक व्यक्ति से बात करना, एक एक व्यक्ति से रिपोर्ट लेना, एक एक नई योजना बनाना। इन सारे कार्यक्रमों के बीच पूज्य स्वामी जी महाराज आज हम देखते हैं तो लगातार रोज कम से कम 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, और महीने में कम से कम 6 से 7 दिन ऐसे होते हैं, हर 5वें 6ठे दिन, जिस दिन पूज्य स्वामी जी महाराज को कहीं दुबई, सिंगापुर, यूएसए या मुंबई अपने जो
स्वदेशी के अभियान के लिए जाना होता है और रात्रि को पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन कभी रात को 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे होता है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज रात को चलते हुए सुबह 4:45 बजे आए हैं और 4:45 बजे आते ही सीधे योग सिखाने के लिए मंच पर गए हैं। ऐसा परम पुरुषार्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जो प्रेरणा मिली है वो हमारे गुरुओं की परंपरा से मिली है। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ऐसे क्रांतिकारी संत थे जिन्होंने उस समय क्रांति करने का काम किया। तो पहला हमारा जो ट्रस्ट है वो है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट है? दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने बनाया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं रखते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो कपड़े हैं वो सिले हुए नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज खड़ाऊ 2 जोड़ी कपड़े जमीन पर सोते हैं और दिन में 2 समय, कभी 1 समय कभी 2 समय, केवल 1 से 2 कटोरी उबली हुई लौकी या सब्जी खाते हैं। और लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बिना अन्न का सेवन किए केवल शाक सब्जियों के ऊपर रहे हैं। उसके बाद जब हमने बहुत आग्रह किया, जब आंदोलन के समय उपवास चलता था, यात्रा चलती थी, कि बहुत आग्रह किया कि आप बिल्कुल बहुत कठोर नियम मत नहीं रखिए, तो पूज्य आचार्य जी के और सभी जो पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रीति करते थे उनके आग्रह पर अब वो कभी कभी एक आध मल्टीग्रेन की या कोई एक आध चपाती ले लेते हैं। तो ऐसा तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं। जमीन पर सोना, 2 कपड़े रखना, वो कहीं सिले हुए नहीं है। तो कोई अकाउंट नहीं रखते थे, लेकिन अब सेवा का काम करना है तो ट्रस्ट बनाना जरूरी था। ट्रस्ट नहीं बना सकते तो दान नहीं ले सकते। दान लेंगे बिना ट्रस्ट बनाए, बिना रसीद काटे, तो वो गलत हो जाएगा। अगर हमें दवा बनानी है, दवा बनाकर बिल काटना है, दवा खरीदनी है, डोनेशन लेना है, कोई सामान खरीदना है, तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मजबूरी में ट्रस्ट बनाना पड़ा। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पहला ट्रस्ट परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ने बनाया, जिसने योग की सेवा का, योग के प्रचार प्रसार का काम किया। 10 वर्षों तक ऐसे ही योग की क्रांति चलती रही। 2005 आते आते परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने देखा कि ये जो छोटा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है ये तो बहुत छोटा हो गया। अब तो विदेशों के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बुलाने के लिए आग्रह आने लगे और ये लगा कि यहां से सारी कार्यक्रम नहीं हो सकते। अब हमें रिसर्च भी करने का काम करना पड़ेगा, हमें लैब टेस्ट भी करने पड़ेंगे, हमें लाइब्रेरी भी खोलनी है। हमें एक अकेले परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी रोगियों को देखें तो रोगियों की संख्या इतनी है कि संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें 100-150 वैद्यों को बुलाना है, उनकी ओपीडी बनानी है, हमें सर्जरी करनी है। तो इसके लिए फिर विस्तार देने के लिए हरिद्वार के अंदर कोई स्थान नहीं मिला, तो रुड़की हरिद्वार के बीच में जहां पर जंगल होता था, जहां पर केवल खेत होते थे, वहां पर बीच में जगह ली गई और वहां पर पतंजलि योगपीठ के नाम से दूसरा ट्रस्ट बनाया गया। और इस पतंजलि योगपीठ का अप्रैल 2006 में जब उद्घाटन हुआ तो ये वो बड़ा मंच था। उस समय लोकप्रियता परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इतनी पहुंच चुकी थी कि उस समय के मंच पर 19 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे उद्घाटन में। और उस समय तक एक इतिहास था कि लालू यादव और नीतीश कुमार कभी भी एक मंच पर नहीं आए थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व देखिए कि एक मंच पर उनके उद्घाटन में पहली बार लालू यादव और नीतीश कुमार आए थे। सारे आध्यात्मिक गुरु भी थे, लेकिन क्योंकि उनको सब जानते हैं इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई राजनेता हमारे आदर्श हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार के लिए। तो उस समय दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाते हुए और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जब पूरे देश भर में योग आयुर्वेद का प्रचार किया, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह सोचा कि मैं सब जगह जाऊंगा, तो मैं तो सभी जगह नहीं जा सकता, मेरी सीमा है। मैं 1 हफ्ते का कैंप एक जगह लगाऊंगा तो मैं एक जिले में जाऊंगा, दूसरे जिले में जाऊंगा, तो 1 वर्ष में मैं अधिकतम 50 कार्यक्रम कर सकता हूं। और देश के 5000 से अधिक जिलों में जाना है, 6000 से अधिक तहसीलों में जाना है और देश के 6,38,365 गांवों में जाना है। तो मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक योजना बनाई कि अब हमें अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं।
पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह संकल्प लिया कि अब 2 हाथों से काम नहीं हो सकता, अब तो लाखों हाथ तैयार करने हैं। तो 2005 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर एक स्क्रॉल चलाया और पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया कि जो सेवा करने वाले भाई बहन हैं, जो 23 घंटा अपनी नौकरी व्यापार करें, घर परिवार के लिए जिएं, और जो 1 से 2 घंटा अपने घर के पास के किसी पार्क में निःशुल्क योग सिखा सकते हैं, ऐसे इच्छुक भाई बहन आइए हम उनको योग सिखाएंगे। उनको अपने अपने जिले में तहसील में योग सिखाना है। तो सबसे पहला योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार में 2005 में लगाया, और ये हमारे किसी पिछले जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा। उस शिविर में पूज्य दीदी को फिर आने का अवसर मिला, मुझे पहली बार आने का अवसर मिला, और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, जैसे अभी आप सीख रहे हैं ना, तो उस समय पूज्य गुरुदेव सुबह शाम दोनों समय शिविर लगाते थे, सिखाते थे। उस समय अपने पास कोई हॉल नहीं था, एसी हॉल नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो हरिद्वार की जितनी धर्मशालाएं हैं उनको पूज्य गुरुदेव ने अपने खर्चे पर बुक किया। बरसात के मौसम में बाहर शिविर नहीं हो सकते, तो यही सितंबर का समय था, अगस्त सितंबर का समय, जब बरसात का समय था, तो उस समय भूपतवाला में बांस बंबू का टेंट लगाकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले 1000 लोगों को योग शिक्षक के लिए बुलाया, और 2005 में 3 शिविर लगाकर लगभग 2500 से 3000 लोगों को योग शिक्षक के रूप में तैयार किया। हमें भी उस समय पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सीखने का अवसर मिला। उस समय की डायरी अभी भी मेरी और पूज्य दीदी की रखी हुई है। तो आपकी ये जो डायरी है, ये 40 साल बाद भी मिलनी चाहिए कि आपको क्या क्या सिखाया गया था, क्या क्या बताया गया था। अभी ये आपका सौभाग्य है। देखिए, हमारा सौभाग्य था, हमें पूज्य गुरुदेव का पूरा समय मिलता था, लेकिन अभी पूज्य गुरुदेव के पास बहुत सी सेवाएं हैं। आपको पूज्य गुरुदेव का समय 2 दिन मिलेगा। पूज्य गुरुदेव अपने हाथ से आपको माला देने वाले हैं, फोटो खिंचवाने वाले हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब लाखों की संख्या होगी तो पूज्य गुरुदेव का दर्शन दूर से मिले। तो आप भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको 2 दिन का समय मिलेगा और पूज्य गुरुदेव के साथ फोटो मिलेगी, और माला भी, यज्ञोपवीत भी आपको पूज्य गुरुदेव के हाथों से मिलने वाला है, साक्षात मिलने वाला है। यह भी अपने आप में इतिहास रहेगा। तो 2005 में 3000 लोगों को योग शिक्षक बनाया। उनको कहा, जैसे आपको कहा ना पूज्य दीदी ने कि आपको योग कक्षा लगानी है, आपको शिविर लगाने हैं, आपको 100 लोगों को योग सिखाना है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने हमें दीक्षा देकर भेजा, और उन 2500 लोगों ने योग सिखाने का काम शुरू किया। उसके बाद 2006 में पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन के बाद, पतंजलि योगपीठ तो बन गया, लेकिन फिर भी वहां पर इतने कमरे नहीं थे, तो फिर से भूपतवाला में पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2006 में योग शिक्षक शिविर वहीं पर लगाया, और 3000 लोगों को और तैयार किया। 6000 लोगों को तैयार करके 2007 में पहली बार गुड़गांव में बैठक करके पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से संगठन बनाया। और फिर उस समय जब पूज्य गुरुदेव ने देखा कि जितनी संख्या भाइयों की है उससे अधिक संख्या बहनों की है, और योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राणायाम और ध्यान में जो रुचि बहनें रखती हैं उतनी रुचि भाइयों की भी नहीं होती, तो महिला पतंजलि योग समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया, पतंजलि योग समिति के नाम से संगठन बनाया गया। ये 2 संगठन सबसे पहले बनाए गए, और ये कहा गया कि अब आपको बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में महिला पतंजलि योग समिति को योग की सेवा करनी है। और योग जब हम बोलते हैं तो आयुर्वेद भी आता है, स्वदेशी भी आती है, जड़ी बूटी भी आती है, सेवा और संस्कार भी आते हैं, और भाइयों का पतंजलि योग समिति के नाम से संगठन बनाया गया। तो हमारा तीसरा जो बड़ा ट्रस्ट है वो है महिला पतंजलि योग समिति। तो ये जो हमारा ट्रस्ट है ये बन तो गया था 2006-07 में, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कभी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका रजिस्ट्रेशन अभी 2023 में इसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन विधिवत करवाया गया है। अभी देखिए, सेवा का काम तो हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने में यदि अकाउंट खोलना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता है। तो तीसरा हमारा जो ट्रस्ट है वो महिला पतंजलि योग समिति। 2009 में आप देखिए, उस समय एक समय आया था जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, देश के अंदर कभी कोयला बेचा जा रहा है, कभी दूरसंचार घोटाला हो रहा है, और ऐसा लगता था कि घोटाले भारत की नियति बन गई हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए,
तो उस समय कलमाड़ी नाम का एक व्यक्ति था, उस गेम्स की एसोसिएशन का अध्यक्ष, आपको ध्यान हो 20 रुपए का जो टॉयलेट पेपर आता है उसने 2-2 हजार रुपए में खरीदा और हजारों करोड़ का घोटाला उस समय किया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास देश के सारे जागरूक लोग आए। ये जो अन्ना हजारे को आप देखते हैं ना, किरण बेदी का नाम आपने सुना, स्वामी अग्निवेश जी, और जितने जागरूक लोग थे वो सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए कि हम ये काले धन, ये कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, हम ये भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल जी भी आए थे, बैठे रहते थे जैसे आप बैठे हो ना ऐसे। तो सारे जो लोग थे वो पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना नेतृत्व करता और अपना आदर्श मानते थे, एक बड़े की भूमिका में देखते हुए उन्होंने अपील की कि महाराज जी आप के ऊपर पूरा देश भरोसा करता है, अब भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और इस देश में 1947 में केवल राजनीतिक आजादी मिली, देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से सबने अनुरोध किया कि इस देश के अंदर बदलाव होना चाहिए और काले धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर पूरे देश को आह्वान किया और उस समय संगठन बनाया गया, भारत स्वाभिमान संगठन। भारत स्वाभिमान संगठन का उस समय जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वो क्या रखा गया कि आंदोलन करना है, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना है और इस देश के अंदर जो काला धन हमारे देश का लूटकर विदेशों में जमा है उसके ऊपर रोक लगानी है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना है और इस देश के अंदर स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी न्याय व्यवस्था और स्वदेशी कृषि व्यवस्था को स्थापित करना है। इस उद्देश्य के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक आंदोलन चलाया और आज जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उसके पीछे भी हमारे पूज्य गुरुदेव का, पतंजलि का तप है। 2013 में पहली बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरे संत समाज की ओर से आशीर्वाद दिलवाया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, देश के 400 जिलों में गए, 2500 से अधिक तहसीलों में गए और लाखों गांवों के बीच में ग्राम सभा करते हुए, रोड के ऊपर रोड शो करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज गए। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने अकेले पूरे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया के व्यक्ति हैं, दुनिया में तो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं भी नहीं होती जितनी भारत में होती हैं, अकेले पूरी दुनिया के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर 10 करोड़ लोगों से अधिक के योग के कार्यक्रम किए हैं। और अप्रत्यक्ष तौर पर तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इस दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से अधिक लोग जानते हैं। योग परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहुंचाया है। तो चौथा हमारा संगठन 2009 में 5 जनवरी को बनाया गया, भारत स्वाभिमान संगठन। उसके बाद जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि योग की केवल हम बात करें तो पूरी दुनिया नहीं मानेगी, सब लोग नहीं मानेंगे, हम योग को ऐसा बनाएं कि कोई योग का आयुर्वेद का विरोध नहीं कर सके। तो योग आयुर्वेद के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर रिसर्च करने के लिए 5वां ट्रस्ट बनाया गया, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जिसको आप पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देखते हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रोज बताते हैं, उसके माध्यम से ये आप याद रखिए और आपको कक्षाओं में बोलना है कि पतंजलि ने 100 से अधिक रिसर्च पेपर, 500 से अधिक रिसर्च पेपर, 5000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रायल करके, रिसर्च करके पब्लिश करवाने का काम किया है और ये लगातार चल रहा है। 6 महीने बाद इस आंकड़े को देखेंगे तो ये और बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद छठा हमारा ट्रस्ट, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि भारत की आत्मा तो गांवों में है, भारत गांवों का देश है और गांव के अंदर कुटीर उद्योग लगाने के लिए, गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए, गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए, योग युक्त बनाने के लिए, गांव में जल को बचाने के लिए, गांव को पाखंड रहित बनाने के लिए, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, गांव को समृद्ध बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने छठा एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। खेती के ऊपर रिसर्च करने का काम, विश्व मुक्त खेती का काम, गौ सेवा का काम। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने केवल गौ सेवा के लिए गौशाला की बात नहीं की, पतंजलि 20 से अधिक गौशालाएं चलाती है। पतंजलि उत्तरकाशी के ऐसे परिवार जहां पर कोई रोजगार का साधन नहीं,
उनकी गौमाता का गौमूत्र पतंजलि खरीदती है और दूध से भी ज्यादा महंगा खरीदती है। दूध गांव वाले पीते हैं, गौमूत्र पतंजलि खरीदती है और उस गौमूत्र को साफ करके पैक करके पूरे देश के लोगों को उपलब्ध करवाने का काम भी पतंजलि योगपीठ करता है। गौमाता के गौमूत्र से गोनाइल बनाने का काम पतंजलि योगपीठ करता है। तो पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट छठा हमारा ट्रस्ट है, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। देखिए सेवाएं इतनी है, अभी जैसे गौ सेवा है, अगर अकेली पतंजलि की गौ माता की सेवा, कृषि की सेवा की बात करें तो 1.5-2 घंटे तो इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। तो आपको तो अभी केवल संकेत मिलेंगे, उन संकेतों को आपको ध्यान रखना है। शेष तो आपको सारी उम्र पतंजलि की क्या क्या सेवाएं हैं उसको सीखने में, समझने में बहुत समय लगने वाला है। इसके बाद पतंजलि केवल भारत में सेवा नहीं करता, पतंजलि भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी हमारे गुरुजनों का खुद 50 से अधिक देशों में जाना हुआ है, योग शिविर लगाए हैं, आयुर्वेद के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर लोगों को प्रशिक्षण देने का, सिखाने का, मार्गदर्शन देने का काम किया है। और कई देशों में, दुनिया के 200 देशों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं, योग सीखने वाले लोग हैं। और कुछ देशों में तो हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करवाए हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके में है, पतंजलि योगपीठ यूएसए में है, अमेरिका में, पतंजलि योगपीठ कनाडा में है, पतंजलि योगपीठ नेपाल में है, पतंजलि योगपीठ मॉरिशस में है। ये तो मैंने कुछ देशों के नाम बताए हैं जहां पर हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा पतंजलि लगभग दुनिया के 200 देशों में उनके प्रशंसक, उनके साधक, उनके शिक्षकों के रूप में उपस्थित है। जैसे ये हमने ट्रस्टों की बात की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज की सेवा में पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए देश के 600 जिलों में, देश की 5000 से अधिक तहसीलों में, और आपको जानकर गर्व होगा, लिख लीजिए इस बात को, देश के 2 लाख से अधिक गांवों में पतंजलि योगपीठ फैला हुआ है, उसके कार्यकर्ता हैं। जैसे आप 500 व्यक्ति यहां पर आए हैं, ऐसे ही हरिद्वार में 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को बुलाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश से, जैसे आप शिक्षक बनने के लिए आए हैं, ऐसे 10 लाख लोगों को अपने पावन सानिध्य में योग शिक्षक की ट्रेनिंग देने का काम केवल पतंजलि योगपीठ में हुआ है। अभी आप जो बैठे हैं ना, ये आपका शिविर तो बहुत छोटा शिविर है। 2009-10 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब आंदोलन किया, उससे पहले योग शिक्षकों की ट्रेनिंग के 10-10 हजार लोगों के एक साथ शिविर हरिद्वार में लगते थे। आप जब परसों जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पतंजलि योगपीठ में पूरे भारत का सबसे बड़ा योग का हॉल है, जहां पर 10,000 व्यक्ति बैठकर योग कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ में 10,000 कार्यकर्ता रुक सके, भोजन कर सके, शयन कर सके, ऐसे 1,500 से अधिक कमरों की तो एक जगह केवल पतंजलि योगपीठ फेज 2 में हमारे पास व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था भारत के किसी भी संगठन की, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जिनको सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठन माना जाता है, इतनी बड़ी व्यवस्था और किसी संगठन के पास नहीं है। तो हमारे देश भर में 2 लाख से अधिक गांवों में, किसी गांव में 1 और किसी गांव में 10-20 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे योग शिक्षक हैं जो पतंजलि योगपीठ के संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे 7 प्रमुख संगठन हैं जो सेवा का काम करते हैं। ये जो संगठन और संस्था में क्या फर्क है? संस्था तो वो जो आपको बिल्डिंग के रूप में यहां हेडक्वार्टर में दिखाई दे रही है। संगठन का मतलब जैसे आप जुड़े हुए हैं तो आपकी कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आपका घर भी पतंजलि के लिए है, आपका कार्यालय, आपका पार्क, और जो लोगों की आप सेवा करते हैं, जो लोगों के बीच में सेवा करता है और जो लोगों को संगठित करके संगठनात्मक तौर पर एक लक्ष्य के लिए काम करता है, उसको संगठन कहा जाता है। तो हमारे 7 प्रमुख संगठन सेवा का काम करते हैं, उनके नाम भी आप लिख लीजिए। हमारा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2005 में योग शिक्षकों को बुलाया तो सबसे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संगठन बनाया, पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति। अब पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति, जैसे आप सब बहनें आई हैं, तो आप सब बहनें किस संगठन के सदस्य हैं? आप सब महिला पतंजलि योग समिति की योग शिक्षिका बहनें हैं।
महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश का, बहनों का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो बहनों का सबसे बड़ा संगठन है। राजनीति में तो कई बार राजनीति में लोग संख्या दिखा देते हैं, लेकिन वो संख्या स्थायी नहीं होती। वो संख्या तो एक व्यक्ति के पीछे होती है, आज है कल नहीं है। तो सबसे बड़ा संगठन हमारा महिला पतंजलि योग समिति बहनों का है। तो हमारे ये 7 संगठन है, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जो लोगों के बीच में योग का प्रचार प्रसार, योग कक्षा लगाना, योग शिविर लगाना, जो काम आपको सिखाया जा रहा है उसको करने का जिनका मूल उद्देश्य है। तीसरा हमारा संगठन है भारत स्वाभिमान संगठन। चौथा संगठन है, इस देश के अंदर युवाओं की एक बड़ी संख्या है, तो युवाओं को जोड़ने के लिए विद्यालय के अंदर बहुत से ऐसे किशोर पढ़ते हैं जिनको बचपन में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है तो वो नशा करना शुरू कर देते हैं। उनको यदि उस 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति एक बार बता दे कि नशा करने के नुकसान है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी नशा नहीं करेगा। तो उन सारे युवाओं को, किशोरों को जोड़ने के लिए युवा भारत संगठन है।